प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या है, पहले तो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़नी पड़ेगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब है स्पैन ऑफ टाइम। पूरे प्रोडक्ट को जब R&D करते हो किसी प्रोडक्ट की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके जब तक उसको आप कस्टमर तक हटा ना दो, ठीक है। एक होता है कि हम पहले क्या करते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी प्रोडक्ट की, फिर उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर ग्रोथ पकड़ती है ना। अब डेवलपमेंट जो फेज होती है उसमें कोई रेवेन्यू नहीं आता, कोई पैसा तो आएगा नहीं, कोई प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा, कॉस्ट लगेगी वो भी डेवलपमेंट करने में, R&D करने में, और कोई प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि खर्चा ही खर्चा हुआ है। इंट्रोडक्शन स्टेज जो होती है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हो, तो वहाँ पे आप सेल कम होती, रेवेन्यू आपका लो रहेगा। कॉस्ट में जो है प्रपोर्शनल कॉस्ट बहुत खर्चा होंगी लोगों को प्रमोट करने में, है ना, प्रोडक्ट को बताने में, एडवर्टीजमेंट करने में, ठीक है। प्रॉफिट निगेटिव रहेगा क्योंकि रेवेन्यू रहेगा लो, प्रमोशनल कॉल रहेंगी ज़्यादा, तो आपका प्रॉफिट तो निकलेगा नहीं, नुकसान में रहोगे। ग्रोथ लेवल पे क्या होता है, रेवेन्यू अपना इंक्रीज कर रहा होगा, रेवेन्यू धीमे धीमे करके क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। कॉस्ट जो है जब रेवेन्यू बढ़ने लगेगा तो ग्रोथ पकड़ लेता है, तो आप डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रोडक्ट की, है ना, लार्ज क्वांटिटी में बनाते हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम आती है, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट क्या होने लगती है, धीमे धीमे कम होने लगती है, और प्रॉफिट आपका धीमे धीमे नेगेटिव से पॉजिटिव ग्रो करने लगता है। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, रेवेन्यू आपका स्टेबल हो चुका होता है, अब ना रेवेन्यू कम हो रहा होता है ना ज़्यादा हो रहा होता है, कॉस्ट भी स्टेबल हो चुकी होती है और प्रॉफिट भी आपका स्टेबल हो चुका होता है, और यही बेस्ट फेज होता है, मेच्योरिटी फेज। उसके बाद डिक्लाइन फेज में क्या होता है, रेवेन्यू धीमे धीमे कम होने लगता है, जैसे जैसे रेवेन्यू कम होने लगेगा कॉस्ट फिर से बढ़ने लगेगी, और प्रॉफिट भी धीमे धीमे करके निगेटिव तो नहीं होगा लेकिन स्टेबल से कम होना चालू हो जाएगा। और एक्सटेंशन का मतलब है कि प्रोडक्ट को आप एग्जिस्टेंस से हटा रहे हो, मार्केट से आप हटा रहे हो, तो मार्केट से जब हटा दोगे प्रोडक्ट को, तो प्रॉफिट रेवेन्यू क्या हो जाएगा, नील। कॉस्ट लगेगी, प्रोडक्ट को हटाने में जो खर्चे होंगे, सारी दुकानों में माल फैला पड़ा होगा, सारी मशीनें आप सोल्ड करोगे जो उस प्रोडक्ट की होंगी ना, तो उस प्रोडक्ट को आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो समझ लो, तो डिसकंटिन्यू करोगे तो इंड लाइफ के खर्चे होंगे आखिरी में उसको हटाने के, और प्रॉफिट इसमें भी क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा। तो ये 6 फेज होती हैं, तो पहली बात तो आपको थ्योरी के लिए 6 पेज लाइन से याद रखनी, ठीक है। तो अगर मान लो फेजेस आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, तो आपको यही 6 फेज लिखने पड़ेंगे। अब मुद्दा है कि सर इसमें प्रैक्टिकल सवाल कैसे होंगे, तो प्रैक्टिकल सवाल में हम पूरी लाइफ के बारे में इकट्ठा कॉस्टिंग करते हैं, पूरे लाइफ के एक्सपेंडिचर, सेल, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ठीक है, बिगिनिंग से लेके, मतलब R&D से लेके यहाँ तक, चाहे प्रोडक्ट 10 साल चले चाहे 20 साल, उसकी इकट्ठा एक बार कॉस्टिंग करते हैं, और देखते हैं कि पूरी प्रोडक्ट लाइफ के बारे में प्रॉफिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि जब आदमी को पता है कि भाई इसमें तो साला नुल रहेगा, इसमें निगेटिव रहेगा, इसमें निगेटिव रहेगा, तो हम इनका टोटल करके देखते हैं कि 6 फेज मिला के कितना रेवेन्यू आएगा, समझ रहे हो, 6 फेज मिला के कितना खर्चा होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो प्रोडक्ट को फिर अपना इंट्रोड्यूस कराए मार्केट में, और ओवरऑल प्रॉफिट में ना रहे तो काहे कराए। तो इसलिए पूरी लाइफ के बारे में, प्रोडक्ट की लाइफ के बारे में कॉस्टिंग पहले ही आदमी कर लेता है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को क्या करता है, लॉन्च करता है। यही इसमें आपको करना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, सब कुछ दे रखा होता है सवाल में, बस आपको कॉस्टिंग करनी, समझ लो, रेवेन्यू लिखना है, सारे खर्चे माइनस कर देने हैं, आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। कुछ भी इसमें दिमाग लगाने वाला या कुछ रिसर्च करने वाली चीज इसके अंदर है नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी चैप्टर है। तो विप्रो एग्जामिन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ सॉफ्टवेयर डिवीजन। सॉफ्टवेयर डिवीजन डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, और 3 टाइप के पैकेज बनाते हैं, एक पैकेज का नाम है ECE, दूसरे पैकेज का नाम है CE, और तीसरा पैकेज का नाम है IE। ECE जो पैकेज है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमन कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए है, CE जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए है, और IE जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के लिए है, ठीक है। ईच पैकेज की जो लाइफ है वो कितनी है, 2 साल। 2 साल तक ये सॉफ्टवेयर चलेंगे, उसके बाद मार्केट से गायब कर दिए जाएंगे, तो 2 साल की लाइफ है, तो दोनों साल की इकट्ठा कॉस्टिंग करेंगे। तो ECE अगर देखो तो पहले साल 2,000 बिकेगा, दूसरे साल 8,000 बिकेगा, सेल होगी 250 के हिसाब से, तो इन दोनों को जोड़ के अगर 250 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा लाइफ सेल आ जाएगी, पूरे लाइफ की सेल आ जाएगी, इसी तरह सबकी आ जाएगी। फिर बोला कोई इन्वेंट्री नहीं रहेगी ईयर इंड 2 पे, मतलब कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं रहेगा। विप्रो डिसाइडिंग द प्रोडक्ट लाइन
to emphasize in software division in the past 2 year probability of each division is Medigore. Wipro is particular concerned with the increasing R&D cost in several divisions. The analyst of the software division pointed out that for one of its most recent package that is I मेजर एफर्ट लगे हैं जिसमें R&D कॉस्ट रिड्यूस की जाएगी. लास्ट वीक में अमित जो सॉफ्टवेयर डिवीजन के मैनेजर हैं डिसाइड किया है कि इन्होंने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग लगाएंगे अपने डिवीजन में. ठीक है, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के हिसाब से आपको काम करना है. ये सवाल में दे रखा है, पूछा क्या जा रहा है वो करना. प्रेजेंट अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट बनाना है ईच सॉफ्टवेयर पैकेज का, और आपको बताना है कि कौन सा पैकेज जो है मोस्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सा लीस्ट प्रॉफिटेबल. ठीक है, तो आपको सब कुछ दे ही रखा है इसमें. अगर सवाल में देखो रेवेन्यू भी दे रखा है, सारी कॉस्ट दे रखी है. तो रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट को घटा के अगर लिख दें तो क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा. लेकिन हमको एक एक साल का नहीं लिखना, हमें तो पूरी लाइफ का लिखना होता है. तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो उसका रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 25 लाख. खर्चे में ये 7 लाख हो गया, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 2 लाख 3 लाख ऐसे करके. तो मुझे पूरी, अगर 5 साल का डेटा होता तो 5 साल का जोड़ जोड़ के लिखते. हर चीज हमें पूरे पूरे लाइफ की लिखनी है, ओवरऑल देखनी है. ठीक है, फिर एक इन्होंने पूछा है कि हाउ डू यू थ्री पैकेट डिफर इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें आपको परसेंटेज निकालना है कॉस्ट का ऑन टोटल कॉस्ट इन ईच कैटेगरी. ये एक्स्ट्रा बोल दिया, वरना ना करते हम लोग, केवल प्रॉफिट स्टेटमेंट बना देते. लेकिन इस बार क्या बोला है, एक चीज और करके दिखाओ हमें, कॉस्ट के हर कॉस्ट के परसेंटेज निकालो टोटल कॉस्ट से. ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इन ईच कैटेगरी. ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है खर्चे का, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इन ईच कैटेगरी के सॉफ्टवेयर का. तो इनके परसेंटेज भी निकाले गए हैं. ये जो खर्चा है वो सेल का कितने परसेंट है, डिजाइनिंग का खर्चा, सारे जो खर्चे होते हैं इनकम स्टेटमेंट में वो सेल से निकाले जाते हैं. और बैलेंस शीट में जो निकाले जाते हैं परसेंटेज, वो बैलेंस शीट के टोटल से निकाले जाते हैं. ये आप कंपैरेटिव कॉमन साइज में पढ़ चुके हो, क्यों वही चीज यहाँ पे आती. कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेटेड होती हैं सारी, एक्चुअल थोड़ी तुम्हें पता चलेगा प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले. तो अंदाजा लगाते हो R&D करने में कितना खर्चा लगेगा, समझ लो. एग्जैक्ट फिगर प्राप्त करना तो असंभव हो जाएगा ना किसी फ्यूचर के खर्चे का. तो R&D करना है, मान लो तुम्हें मुंबई जाना है तो बताओ एग्जैक्टली कितना पैसा खर्चा होगा, कैसे बता पाओगे तुम. ट्रेन का ले लिया तुमने, चलो ठीक है, टिकट बुक कर लिया अभी, अभी की प्राइस हो सकता है जब बुक करने जाओ चेंज हो जाए, ना मिले, पैदल जाना पड़े. बात समझ रहे हो. तो यहाँ पे चीज़ें जो फ्यूचर की होती है वो एस्टिमेटेड रहती हैं. तो एस्टिमेटेड में कहीं अगर प्रॉफिट लग रहा होता है तो आदमी सोचता है कि चलो भैया हो सकता है प्रॉफिट है हो. जैसे एग्जाम देने जाते हो तो उम्मीद होती ना पास होने की, तभी तो जाते हो एग्जाम देने. पहले से पता हो कि फेल ही होना लगातार 4 अटेम्प्ट तक, तो आदमी कह 4 अटेम्प्ट देना ही नहीं, साला 5वें अटेम्प्ट में दो पेपर. बात समझ रहे हो. तो उम्मीद पे दुनिया गायब है. तो इसी तरीके से एस्टिमेट की जाती हैं सारी कॉस्टें, अंदाजा लगाया जाता है. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 ईयर के दे रखे हैं, इन दोनों को जोड़ के लिख देना है टोटल. ये 1 ईयर 2 एग्जाम में लिखने का आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, वरना सीधा क्या लिखेंगे हम लोग, अमाउंट लिख देंगे, जिसमें हम लोग पूरे लाइफ का अमाउंट लिखेंगे जोड़ जोड़ के इन दोनों को. तो ये वाली फिगरें आ जाएंगी आपकी, ये वाले कॉलम भर जाएंगे. परसेंटेज किसका निकालोगे, हर चीज का परसेंटेज रेवेन्यू पे निकलेगा, सेल पे. हम्म, हाँ सेल बेस में रहेगा, परसेंटेज पे जिस पे निकाले जाते हैं उसी बेस. ठीक है, तो रेवेन्यू को नीचे रखना है आपको, सेल को नीचे रखना है, और जिसका परसेंटेज निकाल लो उसको ऊपर रखना है, इंटू 100 कर देना है, सबके परसेंटेज निकल जाएंगे. तो परसेंटेज फॉर्म में भी आपको पता चल जाएगा और अमाउंट के फॉर्म में तो पता ही है. अमाउंट इन दोनों को जोड़ जोड़ के लिखना है बस. समझ में आ गया वाला सवाल. अब ओवरऑल अगर देखो तो तीनों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन है, पैकेज ECE, जिसमें आपका 350 का पैकेज हो रहा है. और सबसे लीस्ट अगर देखो तो ये वाला है EIE पैकेज. तो यही आपसे पूछ रहा था कि किसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किसमें सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है. समझ में आ गया ये. तो बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ भी कठिन वाली बात नहीं है.
अब इसमें तो आपका ये चार्ट बना ही हुआ था, कभी कभी आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप खुद से पूरा चार्ट बनाओगे, समझ लो। उसमें तो आपका ये बना ही हुआ है एक तरीके से, समझो तो। बस आपको कैलकुलेशंस करनी है। परसेंटेज तभी निकालेंगे जब सवाल कहेगा, अदरवाइज परसेंटेज निकालने वाली हरकतें नहीं करनी हम लोग को, ठीक है। जैसे इस सवाल में नहीं बोले इसकी परसेंटेज परसेंटेज निकालो कुछ भी, तो बस हम अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, वहां पे आपको परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं। एक बार 48 वाला पढ़ो, 48 कराता हूँ फिर। क्वेश्चन पढ़ लो तो एक आइडिया लग जाए आपको। हाँ बेटा फटाफट सवाल पढ़ो। एक बार क्वेश्चन रीड कर लोगे तो पता रहेगा सारी चीजें। अब बेटा आओ सवाल हम पढ़ा देते हैं। तो एक टैबलेट बैटरी बनाती है कंपनी जेनेट लिमिटेड, ठीक है, टैबलेट की बैटरी बनाती है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का बजट का कुछ डेटा आपको दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम। तो नई बैटरी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इसकी पूरी लाइफ में कितनी ऑपरेटिंग इनकम निकलेगी वो आपको बताना है। बजटेड लिखा है, इसका मतलब एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। तो बैटरी अब बनाओगे 2 लाख, सेलिंग प्राइस है 55 रुपए, तो 2 लाख इंटू 55 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रेवेन्यू। चाहे सबसे ऊपर लिख दो चाहे सबसे लास्ट में लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइफ साइकिल कॉस्ट में सबसे पहले R&D कॉस्ट है जो दे रखी है आपकी 8 लाख रुपए, ठीक है। तो 8 लाख का ये खर्चा हो गया हमारा R&D का। इसका बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी भी लगेगी और साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट पर बैच भी लगेगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट एक बैच में बनाने में भी लगेंगे कुछ खर्चे, और कुछ बैटरी को बनाने में भी लगेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट दो दो हैं, और फिक्स कॉस्ट तो है ही है मैन्युफैक्चरिंग वाली। तो वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी दे रखा है तो आपको बैटरी से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 लाख इंटू 25 कर देंगे आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच दे रखा है तो इसको आपको नंबर ऑफ बैच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ बैचेस निकालने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के बैचेस अलग आएंगे, मार्केटिंग के बैचेस अलग आएंगे, किसी और चीज़ के बैचेस अलग आएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप 250-250 के बैचेस में करते हो। तो 2 लाख डिवाइड बाई 250 करें तो नंबर ऑफ बैच आए, है ना, कि कितने बैच में मैन्युफैक्चरिंग होगी। और हर बैच के मैन्युफैक्चरिंग करने में 300 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट खर्चा होती है। तो 2 लाख डिवाइड बाई 250 इंटू 300, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट 12 लाख है, ये मैन्युफैक्चरिंग की है। फिर मार्केटिंग में आएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी है तो इसको 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, और फिक्स कॉस्ट 8 लाख है, ये भी लिख देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट पर बैच भी है और बैटरी पर बैच भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, सीधा पर बैच। तो एक बैच बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी खर्चा होगी 140, और एक बैच में कितनी बैटरीज बनाओगे 100 बनाओगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बनाने वाला तो खत्म हो गया। डिस्ट्रीब्यूट कितनी करते करते हैं 100 100,
तो बनाते हैं 250-250 इकट्ठा, लेकिन बेचते हैं 100-100 का बंडल बना के, यही तो मतलब निकला। तो इसका बैच साइज 100 है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 100 करोगे तो पता चलेगा कि कितने बैचेस में आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, और फिर इंटू 140 कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कस्टमर सर्विस पर बैटरी दे रखा है, तो नंबर ऑफ बैटरी से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 लाख से, तो ये कॉस्ट आ जाएगी। रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो अपना इनकम निकल आएगी। समझ में आ रहा है? अभी करके दिखाते हैं। तो ये पार्ट इस तरीके से हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट में बोला है कि बजटेड टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, विल बी इनकर्ड बाय एंड ऑफ द R&D स्टेज। मतलब R&D स्टेज तक 8 लाख खर्चा किया तुमने, तो ये हमारी टोटल खर्चे का कितने परसेंट, मतलब ये चाहते हैं कि जितना, अगर मान लो 100 रुपया खर्चा करते हैं टोटल, तो R&D में जो खर्चा किया उस 100 रुपए का कितने परसेंट। तो हमें परसेंटेज ऑफ R&D कॉस्ट निकालनी टू द टोटल कॉस्ट, कि जो R&D कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट की कितने परसेंट है, तो वो भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। खर्चा निकल गया होगा तो वो भी निकल जाएगा। तीसरे पार्ट पे कह रहा है कि कंपनी ने मार्केट रिसर्च किया और सेलिंग प्राइस 2.5 रुपए से हम कम करने वाले हैं। तो जो सेलिंग प्राइस यहाँ 55 रुपए दिख रहा हो, कितना हो जाएगा हमारा, 52.5 रुपए, ठीक है। और ऐसे में इंक्रीज कर देंगे यूनिट 8% से, तो जो 2 लाख बना रहे तो कितने बनने लगेंगे अब, 2,16,000, ठीक है। सेल, यूनिट सेल इंक्रीज हो जाएगी हमारी 8% से, ठीक है। तो वही बताया है, यहाँ बता रहा था, फिर यहाँ बोले से 8% से यूनिट सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बैच साइज भी 8% से इंक्रीज होगा। मैन्युफैक्चरिंग का भी और डिस्ट्रीब्यूशन का भी बैच साइज, मतलब ये जहां बनाते थे 100 बैटरी डिस्ट्रीब्यूट करते थे 108 हो जाएंगी, जहां ये 250 था 250 में 8% जोड़ दो जितना भी आए, तो इसका बैच साइज भी बढ़ जाएगा, ये भी कह रहा है। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो आपको बताना है कि कंपनी को बैटरी का प्राइस 2.5 रुपए से कम करना चाहिए कि नहीं कम करना चाहिए, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर सेकंड वाले केस में प्रॉफिट बढ़ जा रहा है तो कह देंगे भाई बैटरी प्राइस कम कर दो, नहीं बढ़ जा रहा है तो ना कम करो। समझ में आ रहा है? तो सब कुछ सवाल में दे रखा होता है, इसमें कुछ भी कह सकते हो कठिन या नयापन नहीं है। तो आओ मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे इसका आंसर करना है। तो इधर देखो बेटा, हमने दोनों ही इसमें बना रखे हैं, प्रेजेंट और रिवाइज केस में। तो प्रेजेंट केस में आप 2 लाख यूनिट सोल्ड कर रहे हो, और रिवाइज केस में कितने हो जाएंगे, 2 लाख प्लस 8% यानी 2,16,000। कॉस्ट की बात करें तो R&D कॉस्ट 8 लाख है ना। इधर वाला समझ लो फिर इधर वाला समझा देंगे, पहले इधर वाला समझ लो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी जो लग रही है, वेरिएबल बैटरी कॉस्ट लिखी 2 लाख इंटू 25 करके सवाल में दे रखा था। और वेरिएबल बैच कॉस्ट कैसे निकालोगे, पहले नंबर ऑफ बैचेस निकाले, तो 2 लाख डिवाइड बाई 800 किया तो इसका 250 किया तो इसका मतलब 800 बैच बनेंगे, और इंटू 300 कर दिया तो कॉस्ट निकाला ही, फिक्स कॉस्ट तो दे ही रखी है आपको। ऐसी मार्केटिंग में वेरिएबल कॉस्ट निकाला है, वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी दे रखा था, पर बैच नहीं दे रखा है, तो 2 लाख इंटू 3.5 कर दिया है, 7 लाख आ गया, ये आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट केवल बैच में थी, तो नंबर ऑफ बैचेस तो वही रहेंगे, इधर 2,000 हो जाएंगे, क्योंकि 2 लाख बना रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन आप 100 के बैच में कर रहे थे, तो इसका मतलब 2,000 बैच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 140 रुपये खर्चा दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कस्टमर सर्विस कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। इसी तरीके नीचे एक और स्टेटमेंट है छोटा सा, टोटल कर दिया तो टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट आ गया, ठीक है। रेवेन्यू, लाइफ टाइम रेवेन्यू 2 लाख बैटरी 55 के हिसाब से बेचोगे, इतने का रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट हो गया बैलेंसिंग फिगर। सवाल का ये पार्ट खत्म हुआ। बी पार्ट बोला था कि R&D कॉस्ट बताओ टोटल कॉस्ट की कितने परसेंटेज है प्रेजेंट केस में, तो R&D में खर्चा हुआ था 8 लाख रुपए, टोटल खर्चा हुआ 98,20,000 इंटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में निकल गया। नए वाले में 3-4 चीज़ों में चेंजेस है, वो चेंजेस करेंगे, जैसे यूनिट 8% ज़्यादा बनेंगे, यहाँ 2 लाख थे तो यहाँ 2,16,000 हो गए। R&D कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं थे। अब यहाँ 2,16,000 बना रहे हो, तो जहाँ 2-2 लाख लिखे हो वहाँ 2,16,000 लिखोगे, तो 2,16,000 इंटू 25 कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रहे
ये भी 2 की जगह पे 216 हो गया है, और बैच साइज भी आपका 8% से बढ़ गया है। 250 अब एक बार में नहीं बनाते हो, 250 पर में 8% जोड़ दोगे, जो आएगा उतना बनाओगे एक बार। तो 250 प्लस 8% यानी 270, तो यहाँ 270 लेके काम करोगे तो बैच अपने 800 ही बनेंगे, क्योंकि ये भी 8% से बढ़ गया, ये भी 8% से बढ़ गया, तो कट गया वो। तो इसकी कॉस्ट वही आई, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी। मार्केटिंग में यहाँ 2 लाख इंटू 3.5 किए थे, यहाँ 2,16,000 इंटू 3.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ ये 2 की जगह 216 हो गया, और ये 100 की जगह कितना हो जाएगा, 108। टोटल कर लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। अब यहाँ प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा 11,80,000, जबकि नए वाले में कितना आ रहा है, केवल 10,36,000। तो इसका मतलब कंपनी को सेलिंग प्राइस रिड्यूस नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो बहुत ही आसान है, सब कुछ दे रखा है, बस कैलकुलेशन करनी है, बस और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन कर देंगे तो सारा आंसर आ जाएगा। इन्होंने 2 अलग अलग स्टेटमेंट बना रखे हैं, हमने अगल बगल कर दिया, जिससे आपका काम जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए। चलो 49 पढ़ो। 49 एग्जाम में आ भी चुका है सवाल, वाला भी आ चुका है, ये वाला भी आ चुका है। एक बार 49 पढ़ लो, फिर करा देते हैं इसको। SRM लिमिटेड डेवलप करते हैं एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है केंट, और इसको मार्केट में हम लॉन्च करना चाहते हैं। एंटिसिपेटेड सेल होगी 80,000 की, सेलिंग प्राइस होगा 300। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का बताना पूरे 4 साल का, कि पूरे 4 साल में 80,000 बिक पाएंगे, और सेलिंग प्राइस 300 रुपये रहेगा। तो ये तो रेवेन्यू निकाल देगा मल्टीप्लाई करके। बाकी डेटा इस तरीके से दे रखा है। R&D जो कॉस्ट है वो 10,25,000 है। मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट 125 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, वही हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट में बोला है कि SRM लिमिटेड अगर हम सेल वैल्यूम 25% से बढ़ा दें और सेलिंग प्राइस 15% से कम कर दें, तो क्या ये लोअर प्राइस चूज करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब इनको प्राइस कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लगभग लगभग वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा डेटा छोटा है। तो आओ एक बार सवाल पढ़ते भी रहते हैं और साथ साथ हम करते भी जाएंगे। तो एक दोबारा वाला बनाना ही पड़ेगा, रिवाइज वाला, तो बगल में जगह छोड़ दे, रिवाइज वाला लिख देंगे इसके अंदर। ये प्रेजेंट केस हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, रिवाइज केस हो जाएगा। तो सबसे पहले एक कॉस्ट खर्चा हुई आपकी कौन सी, R&D कॉस्ट, जो कि कितनी खर्चा हो रही है, 10,25 लाख। पूरा भी लिख सकते हैं। तो 10,25,000 हो गई हमारी R&D कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट खर्चा हो रही मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो खर्चा हो रही है वो 125 रुपये पर यूनिट। ठीक है, 125 रुपये पर यूनिट। तो 125 रुपये पर यूनिट ले लो। अभी जो आप प्रेजेंट में बेच रहे हो वो 80,000 यूनिट बेच रहे हो। रिवाइज वाले में सेल वैल्यूम 25% से बढ़ जाएगा, तो यहाँ सेल वैल्यूम जो रहेगा वो 1 लाख का रहेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको जो निकालनी है वो ध्यान रहे 125 रुपये के हिसाब से निकालनी। तो यहाँ 80,000 इंटू 125 करोगे, और वहां 1 लाख इंटू 125 करोगे। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना है फटाफट। तो यहाँ शायद 100 लाख आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है अपना 125 लाख। इसके बाद सेलिंग कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। सेलिंग कॉस्ट में अलग अलग कर लिया हमने, एक फिक्स और एक वेरिएबल। फिक्स जो लगेगी 12,500 पर ईयर लगेगी, और 4 साल लाइफ है, तो 12,500 इंटू 4 यानी 50,000 हो गया। ठीक है, 12,500 इंटू 4 साल यानी कि 50,000 हो गया।
और वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगी 100 रुपए के हिसाब से लगेगी। तो ये 100 रुपए के हिसाब से निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 80 लाख, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 100 लाख। इसके बाद एडमिन कॉस्ट जो केवल फिक्स है 50,000 पर ईयर, तो 50,000 पर ईयर करोगे तो 4 साल कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। 50,000 इंटू 4 कर दिया, ठीक है, 2 लाख रुपए। इसके बाद एक और है वारंटी एक्सपेंसेस। वारंटी वाला समझने वाली बातें हैं इसके अंदर मेन, बस कह रहा है 5 रिप्लेसमेंट पार्ट करते हैं पर 25 यूनिट, मतलब हर 25 यूनिट बेचने में 5 यूनिट रिप्लेस करने पड़ते हैं। हर 25 में कितने रिप्लेस करने पड़ते हैं, 5। सारे रिप्लेस थोड़ी ना होते, सारे थोड़ी खराब हो जाएंगे, 20% हो गया। और 10 रुपए पार्ट में रिप्लेस करके देना पड़ता है। तो एक तो पार्ट का खर्चा हो गया कि पार्ट रिप्लेस करके देंगे, और दूसरा एक और खर्चा है, जो बंदा विजिट करेगा तो हर 500 यूनिट पे विजिटिंग चार्जेस 500 रुपए पे करने पड़ते हैं, यानी 1 रुपए पर यूनिट हो गया, कह लो मोटा मोटा, ठीक है। तो दो टाइप के इसके अंदर खर्चे आएंगे, एक तो आ जाएंगे पार्ट के एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक आ जाएंगे आपके क्या, विजिटिंग चार्जेस, ठीक है। पहले पार्ट के एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। तो इधर देखो, 5 पार्ट खराब होते हैं 25 सेल करने में, हर 25 में 5 खराब होते हैं, तो अगर 80,000 आपने सेल किया होगा तो कितने रिप्लेस करने पड़ेंगे, यूनिटी मेथड से वो निकाल लिया। और एक पार्ट रिप्लेस करने में कॉस्ट कितने की आती है, 10 रुपए की। समझ आ रही बातें, निकाल लो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। सेम चीज यहाँ, बस आपका यहाँ यूनिट कितना हो गया है, 1 लाख हो गया। तो यहाँ 1,60,000 आ रहा है, यहाँ पे अपना 2 लाख आ रहा है, ठीक है। विजिटिंग में 500 रुपये खर्चा होता है 500 यूनिट पे, तो 1 रुपए पर यूनिट कह लो ना मोटा मोटा, ठीक है। तो 1 रुपये पर यूनिट का मतलब हो गया इसमें 80,000 खर्चा होगा, और इसमें कितना खर्चा होगा, 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 रुपए पर एक विजिट में 500 यूनिट देखता है, तो एक विजिट करना पड़ता है, और 500 रुपये उसको देते हैं, तो 1 रुपये पर यूनिट हो गया मोटा मोटा। ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट, इनका सम कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएंगी। टोटल करके बताओ जरा कितना हुआ, ये टोटल लाइफ टाइम कॉस्ट हो गई हमारी। $195.15 लाख, 240.75। रेवेन्यू लिखना है, लाइफ टाइम रेवेन्यू। यहाँ आप 80,000 यूनिट सोल्ड करोगे, लेकिन प्राइस कितना रहेगा, 300। यहाँ बेचोगे तो 1 लाख, लेकिन प्राइस आपका क्या हो गया है, 15% से कम करना है, तो 300 रुपये में 15% माइनस कर दो, 255, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। तो ये आ गया अपना 255 लाख, और ये हो गया 240 लाख। प्रॉफिट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा क्या, बैलेंसिंग फिगर 44.85 लाख, 14.25। तो यानी प्रॉफिट इनका क्या हो जा रहा है, कम कम, बढ़ कहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब इनको प्राइस रिड्यूस नहीं करने चाहिए। समझ गए। तो लगभग लगभग पिछला सवाल और ये सवाल भी एक ही जैसा है, बस डेटा थोड़ा इधर उधर करके दिया है, बस और कुछ भी नहीं। देख लेना स्कैनर है हुआ, देख लेना स्कैनर खरीदा है ना, तो क्या देखने के लिए खरीदे हो, देखना घर पे जाके कब आया कब नहीं आया, आया था तो याद आ गया तुमने बता दिया। हाँ, तो ये जो आपने पढ़ा वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब एक और टॉपिक इसमें आता है एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो ये एसएफएम का टॉपिक है, एक तरीके से समझो एफएम का टॉपिक, कि एक मशीन है, एक एसेट खरीदोगे,
तो पूरे लाइफ में कितने साल चलेगी, कितना रेवेन्यू आएगा, कितने खर्चे होंगे, मशीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो यही तो आप कैपिटल बजटिंग में पढ़ते थे। तो इस टॉपिक के अंदर जो सवाल मिलेंगे वो कैपिटल बजटिंग वाले सवाल मिलेंगे। ठीक है कि भाई एनपीवी अगर पॉजिटिव आ जाए तो एक्सेप्ट कर लो, मशीन लगा दो, नहीं आ जाए तो ना लगाओ। सेम चीज़ यहाँ। और हो सकता है कि इसके एक आध सवाल में ऐसा भी हो कि काम तो वही करना है लेकिन आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर ना दे। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं देगा तो ऐसे ही कर लेंगे, इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, निकालेंगे वही एनपीवी और प्रेजेंट वैल्यू नहीं करेंगे अगर वो परसेंटेज नहीं दे रखा होगा सवाल में तो। वैसे ज़्यादातर तो दे रखा होता है। तो इसके सवाल देखने में तुम्हें एफएम वाले सवाल लगेंगे इस टॉपिक के, जैसे कि दिखाते हैं। तो उसके लिए अलग से कोई ज्ञान नहीं बटोरना पड़ा, वही वाले एफएम वाली नॉलेज यहाँ लगा दोगे और सवाल अपना लगने लगेगा। क्वेश्चन पढ़ो 50। सवाल संख्या 50 पढ़ना है। ए टू जेड। ठीक है, सपोर्ट टू टर्मिनल, ठीक है, इतना इतना बताया है। तो देखो बेटा, दो मशीन अपने पास हैं। पहली मशीन जो है वो उसका नाम है मोर एक्सपेंसिव मशीन EXC, जिसकी लाइफ है 12 साल। दूसरी मशीन की लाइफ कितनी है, सिर्फ 6 साल। तो लाइफ अलग अलग है, एक की 12 साल है, एक की 6 साल। परचेज प्राइस दे रखा है आपको। ट्रेड इन वैल्यू, जिसको ब्रेकअप वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है, तीन तीन नाम है यहाँ देखो, आपको समझ में आते हैं। और स्क्रैप वैल्यू आखिरी में कितने रुपए की बिकेगी। एनुअल रिपेयरिंग कॉस्ट, हर साल रिपेयर करने में कितने पैसे खर्चा होंगे। और एक बार ओवरहॉलिंग भी करानी पड़ेगी इस मशीन को 8वें साल के अंत में और इसको चौथे साल के अंत में। तो ये सब खर्चे दे रखे हैं। 10% आपकी क्या है दोनों केस में, डिस्काउंटिंग फैक्टर या फाइनेंसिंग कॉस्ट है। आपको बताने कि इन दोनों में से कौन सी मशीन हम लगाएं। तो एफएम की जैसा सवाल नहीं लग रहा एकदम, बस एफएम की तरह ही लगाएंगे इसको। हाँ 10%। और क्या, उससे क्या मतलब है। ठीक है, ना दे रखा हो तो ना कंसिडर करते, लेकिन दे ही देता है वो। सवाल एकदम एफएम के जैसे होते हैं। तो एक मशीन हो गई हमारी EXC मशीन। ठीक है, ईयर, कैश फ्लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पैसे हैं वो सब खर्चा खर्चा दे रखा, कोई तो बताए कंपनी कमाई कितनी होगी। तो यहाँ वाला एफएम में जो पढ़ते थे ना EAC, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, वही वाला अप्रोच लगेगा। तो कैश फ्लो दे रखे हैं तो इनको ऐसा लिख देते हैं कैश आउटफ्लो। पैसा जा ही तो रहा हर में, जो आएगा वो माइनस में लिख देंगे, उल्टा आउटफ्लो है। अगर गलती से कोई आ गया तो उसको इनफ्लो की तरह लिख देंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर, और इनकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो देख, तो जीरो पीरियड में इसको आप खरीदोगे 19,000 रुपए जाएंगे। जीरो पीरियड में आप जानते हो कि डिस्काउंटिंग फैक्टर तो बनी होता है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 19,000 हो गई। फिर हर साल, 12 साल लाइफ है, हर साल 2,000 रुपए का आपको क्या कराना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा। हर साल 2,000 रुपए का रिपेयर कराना पड़ेगा। हर साल कराना पड़ेगा तो 1 से 12 लिखा। तो यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर में 1 से लेके 12 तक का सम लिखोगे। तो निकालो जरा 1 से लेके 12 तक का सम 10% के रेट से। फिर 8वें साल ओवरहॉलिंग भी कराते हो जिसमें 4,000 रुपए खर्चा होंगे। और 12वें साल स्क्रैप वैल्यू के रूप में 3,000 रुपए आ जाएंगे। तो जो पैसे जा रहे हैं उनको प्लस में लिख रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं वो बहुत कम है इसलिए माइनस में लिख रहे हैं। ओवरऑल नेट कैश आउटफ्लो आ जाएगा आपका। डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ बेटा जरा, 8वें साल का बताना है, 12वें साल का बताना है और 12 साल का टोटल भी बताना है। 6.814 कुछ ऐसा आ रहा 3 डिजिट में। सिर्फ 8वें साल का और सिर्फ 12वें साल का बताओ। 0.467 और 12वें साल का। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल नेट कैश आउटफ्लो। और इसको अगर हम PVAF से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका EAC, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, कैश नहीं कॉस्ट।
और ऐसे ही निकालेंगे हम लोग WXE मशीन का। दोनों में से जिसका कम आ जाएगा वो बेटर हो जाएगा। टोटल ये बाय नीचे वाला बता रहा, ऊपर वाला 21,000। 21,000 तो बड़ा कम आया है। 19,000 ऊपर ही है, 12-13,000 यही हो जाएगा। 21,000 तो थोड़ा कम बता रहे हो। ये 13,628 ये। हम्म 1,868 ये हो रहा है। 95 फ्री कर ले रहे हैं। पॉइंट कहाँ आएगा? अब प्लस माइनस करो, 21,000 तो नहीं आ रहा है। तैतीस 543 और PVAF से डिवाइड कर दो 6.814 से। कितना आ गया? 49। जैसे इस मशीन का निकाला है EXC का, वैसे ही आपको WXC का निकालना है। सेम इसी तरीके से किसका निकाल लेंगे हम लोग? WXC का निकाल लेंगे। चलो इधर निकाल लेते हैं। ईयर, 0 ईयर में पैसा खर्चा होगा, 1 से 6 साल में खर्चा होगा, चौथे साल ओवरऑलिंग कराएंगे, छठवें साल स्क्रैप वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है। कैश आउटफ्लो 0 पीरियड में 13,000 की मशीन लगाओगे। हर साल जो खर्चा होगा रिपेयर में वो 2,600, चौथे साल ओवरहॉलिंग में 2,000 और छठवें साल स्क्रैप वैल्यू 3,000 रुपये। डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखोगे, इसका 1 आ जाएगा। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लिख दोगे, टोटल कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल नेट कैश फ्लो, टोटल नेट कैश आउटफ्लो, और इसको 6 साल का PVF से डिवाइड कर देंगे तो EAC आ जाएगा। जिसमें कम आ जाए वही हम मशीन लगा देंगे। कुल मिला के कहानी ये 4 पॉइंट, ये एक डिजिट और बताओ, 4.36 क्या? 36 तो नहीं, 3 डिजिट में बताओ, बस 355। चौथे साल का 0.564, 0.621। चौथे साल का है, पांचवें साल का होता है 621। 683 आ रहा होगा। डिवाइड करो 4.355 से। 5510। तो डिसीजन लिख देंगे, A to Z शुड परचेज EXC मशीन। ठीक है। तो एकदम FM के जैसा सवाल हो गया, इसमें कोई भी नई चीज नहीं। समझ गए? चलो अगला सवाल पढ़ो 51। घर पे नोट करना आराम से। 51 पढ़ो, 51।
51 भी एकदम इसी के जैसा है, समझ लो, लगभग लगभग इसी के जैसा है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए खर्चा करोगे, 3 साल लाइफ चलेगी। ठीक है, 40,000 हर साल खर्चा होगा रिपेयर में, रन करने के लिए। मशीन बी में 0 पेड में 1 लाख, 2 साल लाइफ है, हर साल 60,000 खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक लगानी है, आंसर निकालना है। कर पाओगे? 52 पढ़ो। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा वहाँ? अरे पढ़ लो पहले, ये सवाल एफएम में भी है। ये सवाल एफएम में भी है और कॉस में भी है। इसका सल्यूशन जो है वो एफएम में अलग दे रखा है, कॉस में अलग दे रखा है, लेकिन सल्यूशन जो आप कराने वाले हैं यही दोनों जगह प्रिवेल करेगा। ठीक है, यही सल्यूशन आपको रखना है, चाहे वो कॉस में आए चाहे एफएम में आए। दोनों में इन्होंने अलग अलग सल्यूशन दे दिया है गलती से। सवाल पढ़ लिया, चलो समझा देते हैं। एबीसी लिमिटेड कंटिम्पलेट कर रहे हैं, कंटिम्पलेट का मतलब जैसे कहते हैं ना आदमी भ्रम में है यार, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज। वही कंटिम्पलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ रिप्लेस करें कि ना करें, रिप्लेस करें कि ना करें। ठीक है, अब रिप्लेस करते हैं मशीन की तो 90,000 रुपए की रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगेगी, और साथ ही साथ 10,000 रुपए की मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगेगी। और नई मशीन की लाइफ कितनी है? 8 साल। ठीक है, 8 साल बाद ये मशीन 20,000 की बिक जाएगी, और एग्जिस्टिंग मशीन को भी हम चला सकते हैं आगे। पुरानी मशीन को अगर नई मशीन अभी ना लगाना चाहें तो पुरानी मशीन को भी चला सकते हैं। 1 साल चला सकते हैं, 2 साल चला सकते हैं, 3 साल चला सकते हैं, 4 साल चलाते रहते हैं। लेकिन मशीन पुरानी हो गई है तो मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल बढ़ती चली जा रही है, और इसकी सैलवेज वैल्यू क्या हो रही, हर साल कम होती चली जा रही। तो पुरानी मशीन को और चलाने में ये फायदा है कि अभी बेचे तो 40 की निपट जाएगी, 1 साल बाद और चलाने के बाद बेचेंगे तो फिर 25 की निपटेगी, और 10,000 मेंटेनेंस में भी लगाने पड़ेंगे आपको। समझ लो, 2 साल और चला सकते हैं। तो इस सवाल में बताना है कि मशीन को रिप्लेस कब करें हम, यानी पुरानी मशीन को कितने साल और चलाएं फिर नई मशीन लगाएं। समझ लो, तो हमें बताना है कि मशीन को हम कब रिप्लेस करें, सही पीरियड क्या होगा। आज कर दें तुरंत, या 1 साल बाद करें, या 2 साल बाद करें, या 3 साल बाद करें, या फिर 4 साल बाद करें। 4 साल बाद तो करना ही पड़ जाएगा, अगर 4 साल पुरानी, 4 साल से ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते पुरानी। मुझे बताना है कि सूटेबल टाइम क्या होगा पुरानी मशीन को बदल के नई मशीन लगा। तो आई थिंक सवाल समझ पाए होगे। अब करना है इसका हम लोग को आंसर। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से बात को समझना। पहले तो आप क्या करोगे कि नई मशीन का निकाल लो। ठीक है, कि नई मशीन का आपका क्या कैश आउटफ्लो हो रहा है, इक्वेटेड एनुअल कैश आउटफ्लो न्यू मशीन का। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेटेड एनुअल
कैश आउटफ्लो, जिसको आप ईएसी कहते हो, इक्विटेड एनुअल कॉस्ट, और ये निकालने किसकी हम लोग, न्यू मशीन की। तो न्यू मशीन में अगर हम लोग देखें तो जीरो पीरियड में हमारा जो कैश आउटफ्लो होगा वो 90,000 की मशीन खरीदोगे वो भी होगा, 1 से लेके 8 साल तक हर साल रिपेयर कराना पड़ेगा, 10,000 रुपये आपके वो खर्चा होंगे, और 8वें साल सैलवेज वैल्यू के रूप में 20,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखे हैं आपको 15% के रेट से, 8 साल का सम है 4.4873, जीरो पीरियड का तो 1 होता है, और 8वें साल का है 0.3269, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगी, और इसको पीवीएएफ से डिवाइड कर देंगे तो न्यू मशीन का ईएसी आ जाएगा, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। ठीक है, चलो निकाल के बताओ था कितना निकल के आ रहा है ये। टोटल ये बता रहा हूँ ऊपर वाला 1,28,335 डिवाइड करने के बाद तो 28,600 कर देते हैं मोटा मोटा। ठीक है, तो नई मशीन को लगाएंगे तो हर साल ऑन एन एवरेज 28,600 खर्चा होगा। ठीक है, अब पुरानी मशीन का हिसाब किताब लगाएंगे तो पुरानी मशीन में एक स्टेटमेंट तो हम लोग को ये वाला बनाना पड़ेगा, ये वाला एज इट इज। ठीक है, ये समझा देते हैं, बाकी सेम टू सेम है तो कुछ नहीं करना इसमें, जो सवाल में स्टेटमेंट बना है बस उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लिखनी है। क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये स्टेटमेंट बना हुआ है एज इट इज, ये देखो, बस हमें इन सब की अमाउंटों की बगल में प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लिखनी है हर एक अमाउंट की। तो जीरो पीरियड में है तो उसको 1 मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, फर्स्ट ईयर का होगा तो वही, ठीक है, 15% रेट से पहले साल का निकाल लेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.15 तो 0.896 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तीसरे साल का जो होगा उसका निकालने के बाद उससे कर देंगे ना। तो इनको आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो उस अमाउंट को क्या बोलेंगे, ये मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस। ये स्क्रैप वैल्यू, और वो क्या आ जाएगी आपकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो वही यहाँ देखो करके दिखाया गया है, एक बार इसको देख लो, ना समझ में आए तो पूछो सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद आपको ईएसी निकालना है, ओल्ड मशीन होगा तो इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन कैसे निकालना है वो समझने वाली बात है बस। ठीक है, बहुत ही ध्यान से, या तो उसको 1 साल चला सकते हैं, या 2 साल चला सकते हैं, या तो 3 साल चला सकते हैं, या तो 4 साल चला सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपने निकाल ली 8700, 15,120, 19,740 और 22,880। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, इसमें क्या कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू का डिक्रीज ले सकते हो कि कितना डिक्रीज आ रहा है, वो आपका एक घाटा हो गया। ठीक है, नई बात समझे, जैसे आज अगर बेचते हैं तो 40 की प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, और 1 साल बाद चलाने के बाद बेचेंगे तो 21,750 की मिलेगी। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, इससे यह पता चलेगा कि 1 साल मशीन को अगर और रगड़ें, 1 साल और चलाएं तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सैल्वेज वैल्यू। समझ लो भाई, आज मशीन बेचिए तो 40 आ रहे हैं, 1 साल बाद बेचेंगे तो आएंगे तो 25, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, 750। तो इतने रुपए का नुकसान हो रहा है 1 साल मशीन को और चलाने का। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिखा,
डिक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, जो गिरावट हो रही है, तो 40,000 माइनस 21,750, मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग में प्रेजेंट वैल्यू क्या थी और इस ईयर के एंड में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इन दोनों का गैप। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितनी है 21,750, सेकेंड ईयर के एंड में कितनी है 11,340, थर्ड ईयर के शुरुआत में कितनी है 11,340 और थर्ड ईयर के एंड में कितनी है 6,580। शुरुआत में है 6,580, आखिरी में हो गए ही जीरो यानी कि नील। तो सैल्वेज वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू में इतनी की गिरावट होती चली जा रही, तो ये भी आपका एक नुकसान हुआ। तो दो दो नुकसान हो गए, ये भी आपका मेंटेनेंस कॉस्ट खर्चा होगा, पैसा जाएगा, और ये पैसा नहीं आ रहा है यूज करने की वजह से, या यूज करने की वजह से इतने का और नुकसान हो रहा है, तो ये भी एक आउटफ्लो है, और ये भी आपका टेक्निकल वर्ड में क्या है, ये भी एक नुकसान है यानी आउटफ्लो है। इन दोनों को सम कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कॉस्ट आ जाएगी इसको चलाने की। ठीक है, तो ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, जिसमें आपको क्या करना है 2 और 3 को जोड़ के लिखना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है, इन दोनों को ऐड करा दो। 26,950, 25,530, 24,500 और 29,560। अब इनको आपको इससे कंपेयर करना है। नई मशीन को लगाए तो हर साल 28,600 खर्चा होगा, यहाँ आपका खर्चा कम हुआ, अगले साल भी कम है, तीसरे साल भी कम है, चौथे साल से खर्चा नई वाली मशीन से ज़्यादा आ रहा है पुरानी मशीन को रन करने का। तो इसका मतलब पुरानी मशीन को अभी 3 साल तक और चलाना चाहिए, क्योंकि नई मशीन को लगाओगे तो हर साल ऑन एन एवरेज 28,600 खर्चा है। पुरानी मशीन में जब तक खर्चा आपका 28,600 से कम चल रहा है तब तक पुरानी मशीन को चलाए रहो, और जब खर्चा उससे ज़्यादा होने लगे तो आप मशीन को बदल दो। तो कंक्लूजन ये लिखेंगे कि ओल्ड मशीन को अभी 3 साल तक और चलाना चाहिए क्योंकि उसकी ईएसी कम आ रही है, और 3 साल के अंत में पुरानी मशीन को बदल देना चाहिए और नई मशीन लगा लेनी चाहिए। ठीक है, तो यही कंक्लूजन यहाँ भी आया होगा। अब इन्होंने थोड़ा अलग टाइप से दोनों का डिफरेंस निकाल के लिख दिया, कितने रुपए डिफरेंस आ रहा है, न्यू माइनस ओल्ड करके लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपेयर ऐसा ही कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। इन लोगों ने आखिरी में कंपेरिजन कर दिया कि नई मशीन का तो ये है, पुरानी का ये था, माइनस कर दिया, जहाँ तक वो प्लस में दिख रहा है वहाँ तक चलाएंगे, नेगेटिव आना लगा तो मना कर देंगे। कुल मिला के कहानी यही निकली कि 3 साल के बाद उसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। समझ में आ गया? तो वो लाइन यहाँ लिख देंगे, इसका सोल्यूशन भेज देंगे, फिर आराम से नोट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये। एक सवाल हम लोग के पास 53 है यहाँ पे, पढ़ो भाई 53 क्या कहता है। यहाँ पे क्या वो एक्सपेक्टेड वैल्यू वाली चीज़ें आ जाएंगी थोड़ी सी, समझ रहे हो? क्योंकि देखो जो आप मशीन लगाने वाले हो उसमें 3.5 लाख रुपए लगेंगे, ये भी समझ में आता है। हर साल मेंटेनेंस करने में 1 लाख का अपना एनुअल कैश सरप्लस आएगा, मतलब कैश इनफ्लो टाइप का समझ लो 1 लाख आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी लाइफ 3 साल भी हो सकती है, 4 साल भी हो सकती है, 5 साल भी जा सकती है, 6 साल भी जा सकती है, 7 साल भी जा सकती है। तो लाइफ कोई एग्जैक्ट एक नहीं दे रखी जिससे तुम डिसीजन ले पाओ। तो जब ऐसी चीज़ें दे रखी होती तो हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू की हेल्प लेते थे, तो वही हेल्प लेके यहाँ निकालोगे जिससे हम एक्सपेक्टेड लाइफ निकाल लें। तो सबसे पहले क्या निकाला गया है कि इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी। ठीक है,
अब अच्छी बात यह है कि लाइफ तो निकाल लेंगे, लेकिन लाइफ अगर 3 साल होगी तो उसकी एनपीवी दे रखी है, लाइफ 4 साल चलेगी तो क्या एनपीवी आएगी, लाइफ 5 साल चलेंगी तो हर एक लाइफ की आपको एनपीवी दे रखी है, और हमको बताना है कि मशीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो एनपीवी कई दे रखी है, अगर एक एनपीवी होती तो देख के बता देते भैया प्लस में है तो लगा दो, निगेटिव है तो ना लगाओ, लेकिन एनपीवी कितनी दे रखी है यहाँ, 4-5 ठोरी। तो फिर एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले फॉर्मूले से, तो एनपीवी ये लिख लेंगे, और हर एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये एनपीवी तो तब आएगी जब मशीन 3 साल चलेगी, और मशीन 3 साल चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहां से देख लो। 250 मशीनों पे सर्वे किया गया है, उनमें से 20 मशीन ऐसी पाई गई हैं कि मशीन लाइफ कितनी चलती, 3 साल। तो 20 डिवाइड बाई 250 कर दो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए, 50 डिवाइड बाई 250 कर दो तो इसकी आ जाए, 100 डिवाइड बाई 250 कर दो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए। इन एनपीवी को, इन जो प्रोबेबिलिटी आपसे निकालनी उनको मल्टीप्लाई कर दो, सम कर दो, तो ये आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनपीवी। एनपीवी की एक्सपेक्टेड वैल्यू, या उसको एक्सपेक्टेड एनपीवी कह सकते हो। एक्सपेक्टेड एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो मशीन लगा दो, नहीं है तो ना लगा, ठीक है। यही काम करते थे हम लोग जो ग्रुप 2 में सवाल होते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले, कि एक प्रॉफिट नहीं दे रखे हैं, कई मल्टीपल प्रॉफिट दे रखे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल के डीलिंग करते थे। ये एसएफएम में करते थे, रिटर्न कई सारे दे रहे होते तो हम लोग एक रिटर्न पे आते थे, तो क्या करते थे उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर लेते थे, आ जाता था एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो के सवालों में। तो सेम चीज़ यहाँ पे, तो आई थिंक समझ गए होगे ये, ठीक है। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, यही तो पढ़ रहे थे, टॉपिक यही हो, ये सवाल यही होना चाहिए। यानी अब डिसीजन तो कर लेंगे ही कि मशीन लगाएं ना लगाएं ये फलाना धमाका, लेकिन उसमें साथ साथ क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू टेक्निक चलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो एफएम में जैसे सवाल होते हैं तो उस टाइप के सवाल आएंगे। वो भी जो पिछला सवाल है वो भी इसी टॉपिक का है, लेकिन पहले ही छप गया इनसे। बहुत आगे निकल गए। चलो 54 देखो। क्वेश्चन नंबर 54, ये भैया 54। तीन मशीनें हैं एबीसी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 3 साल तक ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक्स मार्केट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, मतलब ये प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ, 0.6। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो हमें बताना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहिए, तो देख लो भैया। इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से माइनस कर लो, तो प्रोजेक्ट एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाए। इस तरह इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाए, इनके प्रॉफिट को इनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाए। जहां एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी उसी प्रोडक्ट में डील कर लेंगे। यही देखो करके दिखा दिया यहाँ। तो एक प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालनी है 380 इंटू 0.6, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर लोगे, तो इनके आ जाएंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मशीन बी में मिल रहा है, तो हमें सेलेक्ट करना चाहिए किसको, प्रोडक्ट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, ऐसे सवाल तो इंटर में भरे पड़े थे। 55 पढ़ो 55। तीन चीजें निकालनी है, 3-4। पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स निकालना है, तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सेल्स यूनिट को उनकी प्रोबेबिलिटी से माइंड कर दोगे तो एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट आ जाएंगी, और अगर प्राइस से गुणा कर देंगे तो एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहले आप क्या निकाल लो,
एक्सपेक्टेड सेल्स में क्वांटिटी निकाल लो, जो कैसे करोगे, 3200 इंटू 0.5, 4000 इंटू 0.30 और 5000 इंटू 0.20, कितना आएगा देखो एक्सपेक्टेड सेल में क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करो देखो बेटा कितना आएगा। और एक्सपेक्टेड सेल में फिर वैल्यू निकाल लोगे, यानी अमाउंट निकाल, 3800 आया, और अमाउंट बताना है तो 3800 इंटू क्या कर देंगे सेलिंग प्राइस जो कि 12 रुपये है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स आ जाएगी 45,600। एक आंसर हो गया हमारा। सेकंड में वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो वेरिएबल कॉस्ट कई सारी दे रखी हैं, तो इससे क्या कर सकते हो आप, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो पर यूनिट का। ठीक है, तो 5 इंटू 0.3, 6 इंटू 0.50 और 7 इंटू 0.20, कितना आएगा 590। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी एक्सपेक्टेड कितनी, 590 की। ठीक है, और आपको बताना है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो एक्सपेक्टेड यूनिट आप सोल्ड करोगे 3800 और वेरिएबल कॉस्ट आ रही है आपकी 590 की, या ऐसे कर लो निकाल लो पूरा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में ये नहीं बोला कि पर यूनिट ही बताना है आपको, तो पूरा निकाल लेते हैं, इससे आपका टोटल भी निकल जाए। तो सेल्स हो गया 3800 यूनिट इंटू 12 यानी 45,600 की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आएगी वो 3800 इंटू 590 की आएगी, और ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। 22,000, 23,180। और फिर आगे प्रॉफिट लॉस भी पूछा है, तो इसी में तीसरा पार्ट भी हो जाएगा, इसी में टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो जो कि 20,000 है, तो आपका प्रॉफिट भी निकल जाए 3,180। ठीक है, समझ गए। हाँ हाँ भेज देंगे बिल्कुल भेज देंगे, कैसी बात कर रहे हो। 56 पढ़ो 56। फिफ्टी सिक्स पढ़ो बेटा, 56 क्या कहना चाह रहा है। सेल वैल्यूम 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 तक बिक सकता है, इनकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करके क्या निकल सकते हैं, एक्सपेक्टेड सेल क्वांटिटी। सेलिंग प्राइस 6 रुपये है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 3.5 रुपये की, फिक्स कॉस्ट 34,000 की है। आपसे पूछा क्या गया है, समझो क्या पूछा गया पहले पार्ट में, नहीं, करेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ लो, ब्रेक इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आपको निकालना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया गया तो कितना निकल के आया, 13,600। तो यानी अगर देखो 10 बेचोगे तो ब्रेक इवन कहाँ हो पाएगा, तो ये ब्रेक इवन में नहीं आएगा। 12 बेचोगे तो ब्रेक इवन नहीं होगा। तो ये चीजें अगर इतनी डिमांड रहेगी तो आपकी ब्रेक इवन हो जाएंगी। तो ब्रेक इवन होने की प्रोबेबिलिटी जानते हो क्या हुई, 0.25 प्लस 0.3 प्लस 0.25 कैसे बोल सकते हो, क्योंकि अगर 14 बेच लेगा तो ब्रेक इवन में आ जाओगे ना। ब्रेक इवन या ब्रेक इवन से ऊपर होना चाहिए तो आपके लिए फेवरेबल हुआ, ब्रेक इवन से नीचे हुआ तो आपका अनफेवरेबल हुआ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो फेवरेबल आउटकम कौन से हुए, ये तीन, तो इनके प्रोबेबिलिटी का सम कर लोगे 0.25, 0.3 और 0.2, तो मतलब 75% चांसेस है कि आप क्या हो जाओगे, ब्रेक इवन। सेकेंड पार्ट में बोला है कि 10,000 कमाई होने का क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो पहले जैसे यहाँ ब्रेक इवन की प्रोबेबिलिटी निकाली, यहाँ पे आपको 10,000 कमाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो आप क्या करो, पहले सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट निकाल लो। तो सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट निकाला गया तो कितना आया, 17,600। तो 17,600 तो आपका यही पूरा होगा केवल, क्योंकि यहाँ सब तो 17,600 से नीचे बेच रहे होते तो अनफेवरेबल हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकली,
20%, तो वो आ जाएगा इसका आंसर। हाँ, समझ में आ गया। लगभग लगभग 57 बीसी के जैसा है। आपको टारगेट प्रॉफिट 25,000 कमाना, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि 25,000 या उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो। तो 25,000 पे सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट निकाल लो और उसके हिसाब से अपना सोल्यूशन बता दो। ठीक है, लेकिन बस प्रॉब्लम यहाँ जानते हो क्या है कि यहाँ सवाल में आपको प्रॉफिट नहीं दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, फिक्स कॉस्ट दे रखी है। तो या तो हर एक केस का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कि 20,000 इंटू 5 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो मतलब 1 लाख हो गया यहाँ का कॉन्ट्रीब्यूशन, 50,000 फिक्स कॉस्ट हो तो 50 का प्रॉफिट आ जाए। तो सबका प्रॉफिट निकाल लें, तो इसी तरीके से सवाल लगा लें। या फिर एक दूसरा तरीका है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ 50, प्रॉफिट हमको कमाना है कितना, 25, यानी यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन 75,000 आए तो हम ऐसा कर पाएंगे। समझ लो, तो इन्होंने दूसरे तरीके से निकाला है, कैसे समझो, हमारी सेल तो 20,000 इंटू 15 होगी, ठीक है, 20,000 इंटू 15 होगी, और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 20,000 इंटू 10, ठीक है। तो यानी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हमारा 1 लाख का, और हमको प्रॉफिट कमाना है 25,000 या उससे ज्यादा। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें अपनी फिक्स कॉस्ट को 75,000 या उसके अंदर रखना है। समझ लो भाई, कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा ₹1,00,000 का और हमको 25 कमाना है, तो इसका मतलब हमें फिक्स कॉस्ट अपनी जो है 75,000 या उससे कम रखनी इनडायरेक्टली। तो जब 75,000 या उससे कम फिक्स कॉस्ट रहेगी तो वो आपके फेवर में आ जाएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.3। यही आंसर बताया गया है कि मिनिमम फिक्स कॉस्ट जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी वो 75,000 करनी पड़ेगी। तो जहां 75 या उससे कम की फिक्स कॉस्ट लग रही, उनको जोड़ लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन है 58 और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 58 पढ़ लो, 58 और समझा दे, चैप्टर खत्म। और सवाल हम पढ़ा देते हैं, इधर देखो बहुत ही ध्यान से। कह रहा है कि इनके जो प्राइस हैं वो ₹14.5 कुछ राइज करने वाले हैं, लेकिन बट टू राइजिंग द कॉस्ट। ठीक है, फॉलोइंग डेटा दे रखा है आपको। लास्ट ईयर 75,000 यूनिट बेच गए थे, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना था, ₹12। यूनिट कॉस्ट थी ₹9। यूनिट कॉस्ट का मतलब टोटल है यहाँ, जिसमें से 6 वेरिएबल है और 3 हो गया क्या आपका फिक्स। तो यानी आप फिक्स कॉस्ट अभी निकाल लो कितनी पड़ रही थी, 75,000 इंटू 3 ना, तो 2,25,000 की अभी की फिक्स कॉस्ट आएगी, वही फिक्स कॉस्ट रहेगी अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो। वेरिएबल कॉस्ट रहने की प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी है,
तो वेरिएबल कॉस्ट 7 भी हो सकती, 6.5 भी हो सकती, 6.20 भी हो सकती है। तो इनको अगर इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी एक्सपेक्टेड वाली। फिक्स कॉस्ट जो है वो जो अभी फिक्स कॉस्ट निकली थी हमारी कितनी 2.25, उसमें 50% बढ़ भी सकता है, तो 2.25 में 50% जोड़ के लिख दें, तो यहाँ की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। 25 भी बढ़ सकता है, 10 भी बढ़ सकता है, तो 2.25 में जोड़ जोड़ के लिख दें और उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर लें, तो एक्सपेक्टेड आ जाएगी आपकी क्या फिक्स कॉस्ट। डिमांड एस्टिमेट दे रखे हैं वेरियस प्राइजेस में, बहुत ही ध्यान से, यानी प्राइस अगर हम 13.5 कर दें तो डिमांड ये रहेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और अगर प्राइस हम 14.5 कर दें तो डिमांड ये रहेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी ये। फिर आपसे पूछा गया है फॉर दिस टाइप ऑफ डिसीजन ऑफ द ग्रुप हैड डिसाइडेड द ओपिनियन, कि कौन सा प्राइस हम चूज करें, और यही बताना है कि चांसेस ब्रेक इवन के कितने रहे, कम से कम 80%। ये नहीं पूछा है कि किस प्राइस पे प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा उसको चूज कर लो, ये बोला है कि किस प्राइस पे हमारे कम से कम ब्रेक इवन में पहुंचने के चांसेस 80% हो, उस प्राइस को हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग, वैसे सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो वो होता कि जहां ज्यादा प्रॉफिट हो रहा उस प्राइस को ले लें, लेकिन ये नहीं बनाई। कहे इसने भैया कौन से प्रॉफिट में हमारे कम से कम ब्रेक इवन जाने के चांसेस 80%, तो देखना पड़ेगा कि 13.5 में ब्रेक इवन जाने के चांसेस कितने हैं और 14.5 में ब्रेक इवन जाने के चांसेस कितने हैं, जिसमें 80% कम से कम चांसेस होंगे उस प्राइस को हम चुनेंगे। ठीक है, आपसे क्या कहा गया, पहले डिसीजन लेने में इनकी ग्रुप की हेल्प करो, और वो डिसीजन लेने में क्या कुछ और रिस्क नजर आ रहे हैं तो उनके लिए गाइडलाइंस लिखो। तो सेकंड वाला तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, पहले प्रैक्टिकल पार्ट कर लो फिर थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। तो इस चार्ट को एज इट इज यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसमें आप चाहो तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालो, चाहो तो ना निकालो, उसकी इतनी नीड नहीं पड़ रही, इसलिए हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया, मन करे तो निकाल लेना, मन करे तो ना निकाल। तो यहाँ पे जैसे डिसीजन टी नहीं बनाते थे, तो डिसीजन टी ना बना के यहाँ डिसीजन चार्ट बनाया गया है। अगर प्राइस 13.5 रखें तो डिमांड 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है और 75 भी हो सकती है। तो डिमांड में 45 लिखा, 60 लिखा, 75 लिखा, इनकी प्रोबेबिलिटी लिखी। ठीक है, अब यहां बहुत ध्यान से बात को समझना, वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। वेरिएबल कॉस्ट 7 भी हो सकती है, 6.5 भी हो सकती है और 6.20 भी हो सकती है। तो अगर ये वेरिएबल कॉस्ट रहेंगी तो आपका कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो आपने 13.5 पकड़ रखा है, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट अगर इसमें से माइनस कर दें तो पेसिमिस्टिक के केस में क्या वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, मोस्ट लाइकली के केस में, और ऑप्टिमिस्टिक के केस में क्या रहेगी वो पता चल जाएगा, और इनकी भी अपनी प्रोबेबिलिटी। समझो, डिसीजन टी टाइप का बन रहा है कि इसमें से 3 तीर निकले, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, और हर केस में हमने निकाला है कंट्रीब्यूशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें इसका आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर निकालोगे यहाँ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, कैसे, इस प्रोबेबिलिटी और इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यानी आपके टोटल 9 पाथ बन रहे हैं, इससे 3, इससे 3 और इससे 3, और इनके कंट्रीब्यूशन ये आए हैं, और इनकी इन कंट्रीब्यूशन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल रही है, इनका सम में 7 होगा, जानता ही। ऐसे ही 14.5 का निकाल लिया। ठीक है, तो कहोगे ये तो बना लेंगे, इसमें क्या इतना ही है, डिसीजन बताइए कैसे निकलेगा। तो डिसीजन समझना है, लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट थी 2,25,000, इसमें अगर 10%, 25% और 50% बढ़ेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी रिवाइज फिक्स कॉस्ट आ गई 2,91,375 रुपए एक्सपेक्टेड वाली। ये भी समझ में आता होगा। अब बहुत ही ध्यान से, ब्रेक इवन में पहुंचने का मतलब है कि कम से कम कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, जितनी फिक्स कॉस्ट लग रही है उतना या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ जाए तो हम ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे मिनिमम। समझ लो, ब्रेक इवन अचीव करना ना हमको, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कंट्रीब्यूशन हमारा 2,91,375 या उससे ज्यादा होगा
तो हम ब्रेक इवन पे पहुंच गए। ठीक है, तो यहां हमें देखना है कि किन किन केस में हमारा कंट्रीब्यूशन 291,375 से ज्यादा आया है। तो यहां तो देखो, तो हर केस में कंट्रीब्यूशन क्या है, तो यानी इन सब का सम कर लेंगे, तो यानी 13.5 पे तो हमारा ब्रेक इवन रहने के चांसेस 100% है। इस वाले में अगर देखो, तो इस केस में हम ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच पाएंगे, और इतने सारे केसेस में हम ब्रेक इवन पे पहुंच पाएंगे। तो एक तरीका है कि इन सबको जोड़ लें, और एक तरीका है कि 1 में से इन तीनों को घटा दें। ठीक है, तो उससे आपके प्रोबेबिलिटी निकल जाएंगी। तो फर्स्ट केस में ब्रेक इवन होने के चांसेस 100% है, और सेकेंड केस में जब 14.5 रखोगे तो ब्रेक इवन चांसेस कितने हैं, 70%। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, प्राइस 13.5 चुनना चाहिए, अगर मेरा ये टारगेट है कि मैं 80% कम से कम ब्रेक इवन पे जाऊं। ठीक है, लेकिन अब यहां पे ये कंट्राडिक्ट हो रही चीजें ग्रुप कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, ग्रुप गाइडलाइंस की वजह से। अगर देखें, ग्रुप की गाइडलाइंस तो यही थी, लेकिन अगर प्रॉफिट को मद्देनजर देखो, तो यहां इस केस में 14.5 के केस में आपके कंट्रीब्यूशन होने के चांसेस ज्यादा है ओवरऑल। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, इन कंट्रीब्यूशन को इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इनका एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन निकाल लो, और इन कंट्रीब्यूशन को इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इनका एक्सपेक्टेड निकाल लो। तो जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा निकल रहा है वो 14.5 पे निकल रहा है ओवरऑल। तो अगर ब्रेक इवन को मद्देनजर रखें तो हमें प्राइस कितना रखना पड़ेगा, 13.5, और वैसे ब्रेक इवन को ना कंसीडर करें, प्रॉफिट कंसीडर करें तो 14.5। प्रॉफिट वाला आपसे नहीं पूछ रहा था, इसलिए हमने ऐसे ही बता दिया। अब मुसीबत यह है कि तुम्हारे रिस्क क्या इन्वॉल्व होंगे ऐसी गाइडलाइंस को इश्यू करने में, तो इसको लिखा गया है एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से बात को समझना। द ग्रुप सीक टू मिनिमम द डाउन साइड रिस्क वेटिंग मैक्सिमाइजिंग इट्स रिटर्न, इट इज सम एक्सटेंड रिस्क एवर्स, बट इट इज प्रिपेयर्ड टेक सम रिस्क दैट इज 20% ऑफ रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, तो देखो इन्होंने कहा कि भैया 80% आप ब्रेक इवन हो जाओ, चांसेस 80% कम से कम रहे, तो उसका मतलब 20% रिस्क हो तो तब भी ले रहे हो तुम। अगर मान लो जीतने के चांसेस 80% है, उसका मतलब हार भी सकते हो 20% में। तो ब्रेक इवन पे जाने के चांसेस अगर 80% लेके बैठे हो, तो इसका मतलब आप 20% रिस्क अब भी ले रहे हो। ठीक है, तो यहां बताया है कि इट इज ऑलवेज सॉट मैक्सिमाइज इट्स रिटर्न इग्नोरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इट वुड बी रिस्क न्यूट्रल। तो वही बताया गया है कि रिस्क लेना ही तो या तो 100% ले लो, और या तो फिर रिस्क ना लो। तो कुल मिला के डिसीजन ये बताया गया कि हमको प्रॉफिट को मद्देनजर रखना चाहिए, और परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन को कंसीडर नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने लिखा है। 20% ये कैसे आया, सवाल कह रहा था कि भैया 80% चांसेस हो कि ब्रेक इवन में पहुंचे, तो अगर मेरी उम्मीद है कि ब्रेक इवन 80% चांसेस हो ब्रेक इवन पहुंचने के, इसका मतलब 20% चांसेस नहीं भी हो सकते हैं ब्रेक इवन पे जाने के, तो इसका मतलब 20% रिस्क तो ले रहे हो ना तुम, 20% रिस्क उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, तो 20% रिस्क उठा रहे हो। नहीं, ब्रेक इवन पे पहुंचने के चांसेस 80%, कोई पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ते चढ़ते गिर सकते हो, तो कहे भाई कितने परसेंट चांसेस है कि हम पहाड़ पे पहुंच जाएंगे, भैया गिरे ना, तो 80% चांसेस है कि पहाड़ तक तुम पहुंच सकते हो, तो उसका मतलब 20% ये भी चांसेस है कि पहाड़ तक तुम नहीं पहुंच सकते। तो 80% चांसेस है कि तुम ब्रेक इवन पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब 20% ये भी चांसेस है कि ब्रेक इवन तक तुम नहीं पहुंचोगे, तो इसका मतलब 20% रिस्क तो तुम ले ही रहे हो। ठीक है, तो एक होती है रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, वो कहती है कि जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न आएगा, रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न बहुत कम आएगा। जैसे कुछ लोग रिस्क नहीं लेते, एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ब्याज कम मिलता है, कुछ लोग रिस्क लेते हैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा इनकम कमाते हैं, लेकिन रिस्क रहता है कभी कभी कम भी हो जाती, समझ लो। तो वो एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। एक्सप्लेन करने वाले इतने सवाल एग्जाम में नहीं आते, तो ये अगर आया भी तो इसका फर्स्ट पार्ट आएगा मेनली। ठीक है, तो वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी ये जो है वो तो इस चैप्टर का
वो दे रखा है डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ, कॉज बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, इसका सवाल से कोई लेना नहीं, सवाल यहाँ पे खत्म हो गया है। इस चैप्टर में अच्छे अच्छे एमसीक्यू भी दे रखे हैं खूब सारे, तो इन एमसीक्यू को भी ट्राई करना। अब एमसीक्यू भी फाइनल लेवल में इतने सीधे नहीं आते कि डायरेक्टली तुम देखो एमसीक्यू का आंसर बता दो। तब टिपिकल एमसीक्यू आते हैं पूरा सवाल ही दे देता है, लगाओ फिर सोल्यूशन निकालो तब एमसीक्यू निकल के आए। एमसीक्यू यहाँ खूब सारे दे रखे हैं, तो इनको घर पे ट्राई करना। 25-30 एमसीक्यू दे रखे हैं, अराउंड 24